नमस्कार। भारत में कोई भी बिजनेस हो, जीएसटी कंप्लायंस कितना जरूरी है ये तो सब जानते ही हैं। तो आज हम ज़ोहो बुक्स की जीएसटी प्लेबुक को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ बिलिंग टूल से कहीं ज्यादा एक पूरा का पूरा कंप्लायंस सिस्टम बन सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, पुणे की एक एमएसएमई ने सिर्फ ऑटोमेशन का सही इस्तेमाल करके कंप्लायंस कॉस्ट पर पूरे 1,20,000 रुपए बचा लिए। ये कोई कहानी नहीं, एक असली उदाहरण है जो दिखाता है कि सही सिस्टम और प्रोसेस से कितना कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो आज की हमारी बातचीत इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले कंप्लायंस की लागत, फिर एक नई सोच, उसके बाद सेटअप और इंटीग्रेशन की बुनियाद, फिर रिकन्सिलिएशन और फाइलिंग का वर्कफ्लो, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे एक सॉफ्टवेयर बिजनेस की रीढ़ बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कंप्लायंस की ऊंची लागत। हम यहाँ उन आम गलतियों को देखेंगे, वो ट्रैप्स जिनकी वजह से अक्सर जीएसटी नोटिस आते हैं और बिजनेस का काम रुक जाता है। तो ये हैं वो 5 आम जाल जिसमें बिजनेसेस अक्सर फंस जाते हैं। पहला, गलत मास्टर सेटअप। दूसरा, बिना रिकन्सिलिएशन के फाइलिंग कर देना। तीसरा, क्यूआरएमपी प्रोफाइल को इग्नोर करना। चौथा, कोई अप्रूवल कंट्रोल ही ना होना। और पांचवां, सॉफ्टवेयर को बस बिल बनाने के लिए इस्तेमाल करना। एक बात साफ है, इनमें से कोई भी गलती बिजनेस को बहुत महंगी पड़ सकती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और सच कहूं तो ये इस पूरी बातचीत का दिल है, बिलिंग से आगे की सोच। यहाँ हमें अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को देखने का नजरिया ही बदलना होगा। अब जरा स्क्रीन पर देखें, ये बहुत दिलचस्प है। बाईं तरफ है एक मिथक, एक गलतफहमी जो ज्यादातर लोग मानते हैं कि सॉफ्टवेयर तो बस बिलिंग के लिए होता है। लेकिन दाईं तरफ है असलियत, एक पूरा जीएसटी वर्कफ्लो, मतलब इनवॉइसिंग, रिकन्सिलिएशन, ई-वे बिल, रिटर्न फाइलिंग, सब कुछ एक ही जगह। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है नींव, यानी कि सेटअप और इंटीग्रेशन। यहीं पर ऑटोमेटेड कंप्लायंस का पूरा ढांचा तैयार होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले ये 4 चीजें बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। एक वैलिड जीएसटीआईएन, बिजनेस का सही कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही टैक्स मास्टर्स, और रिटर्न फाइलिंग की फ्रीक्वेंसी, मतलब मंथली फाइल करना है या क्यूआरएमपी में। अब ज़ोहो बुक्स को जीएसटी नेटवर्क से जोड़ने के 2 मेन स्टेप्स हैं। पहला, जीएसटी को कॉन्फ़िगर करना, जो आपके हर इनवॉइस और बिल की नींव रखता है। और दूसरा, ऑनलाइन फाइलिंग सेटअप करना। इसे ऐसे समझिए, यह आपके सॉफ्टवेयर और जीएसटीएन पोर्टल के बीच एक मजबूत ब्रिज बनाता है जिससे डेटा आ जा सके। और हाँ, यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर गलत डेटा डालेंगे तो नतीजा भी गलत ही आएगा। सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा हो, वो तभी काम करेगा जब उसमें डाला गया डेटा सही हो। सीधी सी बात है, फाइलिंग की क्वालिटी रोज के ट्रांजैक्शन में डिसिप्लिन पर ही टिकी है। चलिए अब आते हैं ऑपरेशनल पार्ट पर। हमारा चौथा सेक्शन है वर्कफ्लो। यहाँ हम देखेंगे कि रिकन्सिलिएशन और रिटर्न फाइलिंग जैसे रोजमर्रा के कामों को कैसे मास्टर किया जाए। ये जो फनल आप देख रहे हैं ना, ये रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस है। और सच मानिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट के झगड़ों से बचने के लिए ये सबसे बड़ा हथियार है। जब वेंडर का डेटा और हमारा परचेज रजिस्टर दोनों जीएसटीआर 2B से गुजरते हैं, तो जो डेटा बाहर आता है वो एकदम साफ होता है और नतीजा बिल्कुल क्लीन फाइलिंग। तो ज़ोहो बुक से जीएसटीआर 1 फाइल करना काफ़ी सीधा है। बस ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सेल्स रिकॉर्ड्स को फाइनल किया, फिर कैटेगराइजेशन चेक किया, टैक्स समरी को रिव्यू किया, डेटा को जीएसटीएन पर पुश किया, और बस वेरिफिकेशन के बाद सबमिट और फाइल। अब बारी आती है जीएसटीआर 3B की, जो कि टैक्स लायबिलिटी को लॉक कर देता है। ये क्या करता है, जीएसटीआर 1 से आपकी सेल्स यानी आउटवर्ड सप्लाई का डेटा लेता है और जीएसटीआर 2B से आपकी परचेज यानी इनवर्ड सप्लाई का डेटा लेता है। इन दोनों को मिलाकर ये उस पीरियड की फाइनल टैक्स देनदारी तय करता है जिसे फाइल करने से पहले कंफर्म करना होता है। और हाँ, ये कुछ बहुत ज़रूरी तारीखें हैं, इन्हें तो कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। मंथली जीएसटी 1 के लिए अगले महीने की 11 तारीख और जीएसटी 3B के लिए 20 तारीख। इन डेट्स को फॉलो करने का सीधा मतलब है लेट फीस और इंटरेस्ट से बचना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक टूल से बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तक का सफर।
यहाँ हम उन एडवांस्ड फीचर्स की बात करेंगे जो ज़ोहो बुक्स को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक मजबूत कंप्लायंस सिस्टम बनाते हैं। मेकर चेकर कंट्रोल ये एक कमाल का फीचर है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक आदमी यानी मेकर ट्रांजैक्शन एंटर करके अप्रूवल के लिए भेजता है, फिर दूसरा आदमी यानी चेकर उसे चेक करके अप्रूव या रिजेक्ट करता है। एक डबल चेक हो जाता है। इससे गलत जानकारी फाइल होने का रिस्क बहुत बहुत कम हो जाता है। आपको पता है, ज़ोहो एक रजिस्टर्ड जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, जिसे जीएसपी भी कहते हैं। अब इसका फायदा क्या है? इसका सीधा फायदा ये है कि आपका अकाउंटिंग लेजर सीधे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी आईआरपी से जुड़ जाता है और बूम, ई इनवॉइसिंग का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। और बस इतना ही नहीं, ठीक इसी तरह ई वे बिल भी सीधे लेजर से ही बन जाता है। अब सोचिए, जब ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल दोनों एक ही जगह से हो तो ज़ोहो बुक्स सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं रहता, ये एक कंप्लीट ऑपरेशनल जीएसटी स्टैक बन जाता है। तो हमने जितनी भी बातें की हैं उन सब का निचोड़ इस एक टेबल में है। ज़ोहो बुक्स में क्या एक्शन लेना है और वो क्यों ज़रूरी है, सब आमने सामने लिखा है। जीएसटी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने से लेकर ई वे बिल इनेबल करने तक ये पूरी प्लेबुक का सार है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि जब इस सिस्टम को सही तरीके से लागू किया जाता है ना, तो ये फाइनेंस और कंप्लायंस की पूरी बुनियाद ही बदल देता है। गलतियां कम होती हैं और बिजनेस हमेशा ऑडिट के लिए तैयार रहता है। और जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, और ये बात मुझे बहुत सही लगती है, ज़ोहो बुक्स जीएसटी इंडिया तब सबसे ज़्यादा असरदार होता है जब इसे सिर्फ बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक कंप्लायंस वर्कफ्लो सिस्टम माना जाता है। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने के लिए कि जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है वो क्या सिर्फ एक टूल है या फिर बिजनेस के कंप्लायंस की रीढ़ है?